जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एकलव्य एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10वीं समकालीन भारत 2 जिसमें हमने अध्याय 1, अध्याय 2, 3 का लगातार अध्ययन कर चुके थे और हम अध्याय 4 में पढ़ रहे थे कृषि के बारे में। और मैंने आपको अध्याय 1 में ही बताया था कि मानव जीवन के लिए आधारभूत संरचनाओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस माध्यम से हो रहा है। अगर वह प्रकृति से हो रहा है तो वह प्राकृतिक संसाधन, और कोई मानव के द्वारा किया जा रहा है तो वह मानव संसाधन कहलाता था। और मैंने आपको बता रखा था इसकी पहली वाली कक्षा में कि जो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो कृषि वाला क्षेत्र आता है, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, यह मानव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो पूरे भारत के 2/3 जनसंख्या को अपने इर्द गिर्द रखता है। क्या दोस्तों, 2/3 जनसंख्या पूरे भारत की किस सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि वाला संसाधन आता है। ठीक है, और इसके पहली वाली कक्षाओं में हमने इसे बखूबी डिस्कस कर चुके थे। हमने कृषि के प्रकार देखे थे और कृषि के प्रकार में हमने प्रारंभ में देखे थे क्या? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की मानव का एकमात्र उद्देश्य होना कि उसका जीवन का यापन भलीभूति हो सके, मतलब इतनी ही उपज हो कि वह अपना पेट भर सके और खुशी से खुशहाली पूर्ण अपना जीवन जी सके। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि बहुत सी जनजातियों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में क्या होता है कि अपने जीवन में निर्वाह करने के लिए एक कृषि की जाती है जिसे स्थानांतरण या झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, और मैंने इसमें बताया था कि जो झूम कृषि होती है, इसमें क्या होता है, एक स्थान पे कुछ वर्ष तक लगातार कृषि करने के बाद उस स्थान की उर्वरकता में कमी आती है और इस उर्वरकता में कमी को देखते हुए उस स्थान में कृषि करने वाले लोगों द्वारा उस स्थान से उठकर किसी अन्य स्थान में जाना और उस स्थान पर क्या करना, पुनः कृषि करना, स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि कहलाती है। और मैंने बताया था ये भारत के बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से जनजाति वाले इलाकों में की जाती है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति हो गई, बैगा जनजाति हो गई, गोंड जनजाति हो गई, कोरकू हो गई, सहरिया, भारिया और विभिन्न प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा भी यह कृषि की जाती है। और इसे ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, मध्य प्रदेश में झाबुआ अलीराजपुर में एक जनजाति है जिसका नाम है भील, उसके द्वारा इस झूम कृषि को, मुख्य नाम क्या है, झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि, पर इसका नाम बदल दिया जाता है किसके द्वारा, जिस जनजाति के द्वारा किया जाता है उसको स्पेशल नाम से जाना जाता है। जैसे भील जनजाति इसको बोलती है चिमाता। क्या दोस्तों, भील जनजाति द्वारा इस कृषि को चिमाता कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। और बैगा जनजाति की अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो इसको बेबर कृषि कहा जाता है। क्या दोस्तों, बेबर कृषि कहा जाता है किसे, इसी झूम कृषि को। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो ये कृषि है, झूम कृषि, इसका मात्र उद्देश्य क्या है, अपना जीवन यापन खुशहाली पूर्ण करना और मात्र अपना पेट भरना, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद हम इस कृषि को विराम दे देते हैं या उर्वरकताओं की कमी होने पर इस कृषि को स्थानांतरण कर देते हैं। देखो, 2 पॉइंट, आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर हम पूरी कृषि को क्या कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं, मतलब कृषि करना उस साल हम बंद कर दिए, जितनी हमको आवश्यकता थी उतनी कृषि कर लिए। किंतु दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अगर फिर भी इस कृषि में जिस स्थान पर किया जा रहा है उस भूमि में उर्वरकता मतलब खाद्य पदार्थ की कमी हो जाने पर हम क्या कर रहे हैं, इस जगह से खेती को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। मान लो मैं इस इलाके में पहले क्या कर रहा था, खेती कर रहा था,
इस मान लो जितना इलाका हमको दिख रहा है या जितना क्षेत्रफल वाला क्षेत्र दिख रहा है, इस इलाके में मैं क्या कर रहा था, कृषि कर रहा था। 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यूटी 4 साल तक मैंने जब कृषि किया तो इस स्थान की जितनी उपजाऊ क्षमता थी यह पूरी समाप्त हो गई। और समाप्त होने के बाद मैं क्या करूंगा, इस स्थान को ऐसा ही छोड़ दूंगा और इस स्थान की जगह दूसरा स्थान अपने चॉइस फिलिंग में डाल दूंगा और अब नए स्थान पे जाके क्या करूंगा, कृषि करूंगा। क्या करूंगा, कृषि करूंगा। किंतु समझने वाली बात इसमें यह है, जब जनजातियों द्वारा या झूम कृषि करने वाले लोगों द्वारा दूसरे स्थान पर जाया जाता है कृषि करने, तो क्या है, पहली स्टेप इनकी होती है कि जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर जितनी भी वनस्पतियां होती हैं या जितना भी जंगल होता है उस जंगल को काट कर उसकी लकड़ियां, झाड़ियां, पत्तियां सभी को उसी स्थान पर जला दिया जाता है। क्या जला दिया जाता है? जलाने से क्या होता है, जब मैंने पूरी झाड़ियां, पूरे पेड़ पौधे को जलाया, जलाने से जो इसकी राख उत्पन्न हुई और राख में जो होता है क्या, क्षार होता है। क्या दोस्तों, क्षार। और मैंने आपको बताया था मृदा वाले चैप्टर में कि क्षार क्या होता है, जिसका पीएच मान जिसका पीएच मान या पीएच वैल्यू 7 से ऊपर हो, 7 से ऊपर हो, वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो मैंने जब यहां पौधों को जलाया, जलाने के बाद क्या बनी, राख, और राख में है क्या, क्षार, और क्षार मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। जब मृदा की उर्वरकता बढ़ेगी, मृदा हल्की क्षारीय हो जाएगी, और जब मृदा क्षारीय होगी तो इस जगह पे उत्पादन भी ज्यादा होगा कंपेयर देर पहले की मृदा जिसमें उर्वरकता की शक्ति पूरी समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, और हमने इतना पहले देख चुका था। अब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, इसका गहन जीविका कृषि। क्या दोस्तों, गहन जीविका कृषि। और गहन जीविका कृषि के अंतर्गत हम देखेंगे इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब कौन से क्षेत्र में, जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी, और जनसंख्या पूरे भारत में कहां होगी, जहां पे घनी आबादी बसने की संभावना होगी। और मैं जब भारत पढ़ाया था मैंने बताया था, भारत में पहला ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है। हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, नदियां अपने साथ बहुत सारा धूल, कंकड़, पत्थर और बालू वाली मिट्टी लेकर आती है और नीचे, मतलब भारत के नीचे वाले स्थान पर क्या करती हैं, बिछा देती हैं। क्या दोस्तों, भारत के नीचे वाले स्थान पर बिछा देती हैं। अब बिछाने के क्रम में क्या होता है कि जो मिट्टी थी कंकड़ मिट्टी थी, बालू की छोटी छोटी कण वाली मिट्टी, ये क्या होगी, अपने साथ बहुत सी उर्वरकता, क्योंकि बहकर आ रही है, बहने से क्या होगा, जितने भी वनस्पतियां, जीव जंतु सड़कर मर गए वो क्या कहलाए थे, ह्यूमस कहलाए थे। और वो बहकर कहां पे आए थे, ये वाला क्षेत्र था हिमालय वाला। नदियां निकली, नदियां निकलने के बाद ये सारी नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर इस वाले क्षेत्र में आकर पूरा को उल्हेड़ देती हैं। उल्हेड़ना मतलब जमा कर देती हैं। और मैंने बताया था जब नदियां ऐसा करती हैं तो अपने साथ ये सब खाद वाली मिट्टी को लेकर आती हैं। तो मुझे बताओ कि जब खाद वाली मिट्टी को लेकर आएंगी तो खाद वाली मिट्टी पर लगाई गई फसल क्या होगी, सर्वाधिक होगी। क्या होगी दोस्तों, सर्वाधिक होगी कंपेयर देन बाकी भूमि वाले क्षेत्र से। और जब यहां पे सर्वाधिक कृषि होगी तो जनसंख्या का बसावट ज्यादा कहां होगा, इसी क्षेत्र में होगा। क्या, जनसंख्या का बसावट। और इसलिए कहते हैं कि जिस स्थान पर पर्याप्त संसाधन होते हैं उसी स्थान पर क्या होता है, जनसंख्या का बसावट देखने को हमको मिलता है। ठीक है, और यहां हम वही पढ़ रहे हैं कि जिस स्थान पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है उस स्थान पर कौन सी कृषि, गहन जीविका कृषि की जाती है। कौन सी दोस्तों, गहन जीविका। मतलब अपने जीवन में हमने कृषि किया, कृषि उपज हमने पा लिया, और जब कृषि उपज से हमारा पेट भर गया तो हम क्या करेंगे, इस कृषि उपज का पेट भरने के बाद बाकी लोगों तक इसको बेच देंगे। क्या करेंगे, बेच देंगे। मतलब यहां उद्देश्य क्या होता है इस स्थान का, कृषि से लाभ कमाना। क्या,
कृषि से लाभ कमाने के क्रम में हमने कृषि जो किए उससे हमारा दिनचर्या हमने पूर्ण किया, हमने जो क्या किया उससे अपना पेट भरा, और जितना भी हमारे पास जो कृषि संसाधन बचा, फसल बची, उसको हमने बेच दिया और उससे क्या कमाया, लाभ कमाया। और इसीलिए हम कहते हैं क्या, गहन जीविका कृषि की जाती है किस क्षेत्र में, जहां जनसंख्या ज्यादा होती है। जनसंख्या ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसी स्थान पर मैदान होता है। क्या मैदान होता है, मैदान क्यों बना, नदियां द्वारा अपने साथ जलोढ़ मिट्टी के क्रम में खाद वाली मिट्टी लेकर आई। खाद वाली मिट्टी लेकर क्यों आई, क्योंकि नदियां हिमालय से निकली और हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत सी वनस्पतियां और बहुत से जीव जंतु मर के क्या बना लिए, ह्यूमस बना लिए। क्या बनाए दोस्तों, ह्यूमस बना लिए। ह्यूमस बना, ह्यूमस जब बना तो नदियां अपने साथ उल्टे क्रम में देखना है, जब ह्यूमस बना, ह्यूमस बनने के बाद नदियां द्वारा कंकड़ पत्थर मिट्टी के छोटे महीन कण के साथ जितना भी जीव जंतु वाले पदार्थ थे जिसमें खाद्य पदार्थ था अपने साथ लेकर गई नदियां। इसी को हम क्या कहा, जलोढ़ मिट्टी कहा। क्या कहा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी कहा। जलोढ़ मिट्टी को ले जाकर क्या करी नदियां, उस क्षेत्र में जहां पे मैदानी भाग है क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी या ओढ़ा दी। ओढ़ाने को क्या कहा, जलोढ़ कहा। जल द्वारा उड़ाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाई और मैदान का निर्माण हुआ। मैदान कैसा है, खाद्य पदार्थों के साथ भरपूर है। कौन सा मैदान, जिसमें नदियां अपने द्वारा ह्यूमस को लाकर उड़ा दी है। इसमें क्या है, सर्वाधिक खाद है या इसकी उर्वरकता क्या है, सर्वाधिक है। इस स्थान पर क्या होगा, सर्वाधिक कृषि होगी। क्या होगा दोस्तों, सर्वाधिक कृषि होगी। अब जब सर्वाधिक कृषि होगी, मानव के जीवन का सबसे मूलभूत क्या है, भोजन करना, अपना पेट भरना। अगर उसको वही मिल रहा है तो क्या होगी, सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी स्थान पर अपना निवास बनाएगी। क्या दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या इसी स्थान पर क्या बनाएगी, अपना निवास बनाएगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखने मिलेगा पंजाब और हरियाणा और कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जिसमें क्या होता है, मैदानी भाग पाया जाता है और उपजाऊ क्षमता के लिए पर्याप्त मात्रा में तो उर्वरकता है मृदा में, फिर भी रासायनिक खादों का प्रयोग करके उर्वरकता को इंक्रीज मतलब बढ़ाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। इसीलिए प्रति हेक्टेयर की बात करें गेहूं उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। और मैं बात करूं कि सबसे कम क्षेत्र मतलब कम क्षेत्रफल में भी ज्यादा उत्पादन जो करेगा वो पहले आता था पंजाब पहले क्रम में, किंतु अब इसमें भी क्या आता है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आने आता है। ठीक है, क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश अब पहले स्थान पर आता है गेहूं उत्पादन के क्रम में, प्रति हेक्टेयर या क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, और मैं बात करूं कि जो हमारे यहाँ हम सुनने मिला है हरित क्रांति जो कब आई थी दोस्तों, हरित क्रांति भारत में आई थी 1966 के अंतिम समय में। 1966 के अंतिम समय में जब हरित क्रांति आई थी, जिसको भारत में लाने का श्रेय स्वामीनाथन, क्या था दोस्तों, स्वामीनाथन को दिया जाता है। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में इस हरित क्रांति को जो लाया था नॉर्मन बोरलॉग द्वारा लाया गया था, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा लाया गया था। ठीक है, और भारत में लाने का श्रेय जाता है स्वामी विश्वनाथन को, स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन। क्या दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन, कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, उसने क्या लाया था, भारत में हरित क्रांति लाए थे, इसलिए भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक थे कौन, नॉर्मन बोरलॉग। कौन दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग। और जब पहली बार भारत में हरित क्रांति आई थी तो इसका जो केंद्र बनाया था, क्या दोस्तों, इसका जो केंद्र बनाया था तसोली जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है।
तसोली नामक स्थान को बनाया गया था, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और इसमें सोचा गया था, जो नॉर्मल MS स्वामीनाथन के दिमाग की उपज थी, कि इससे सर्वाधिक प्रभावित जिस फसल को किया जाएगा वो गेहूं को किया जाएगा। किसको? गेहूं को किया जाएगा। मतलब सर्वाधिक उत्पादन किसका फसल का? गेहूं का। किंतु होता क्या है, सर्वाधिक उत्पादन तो गेहूं का बढ़ा, किंतु इसमें क्या हुआ, जितनी भी फसल थी, जितनी भी द्विबीजपत्री फसल थी, चाहे हम चने की बात करें, तिलहन की बात करें, इनका उत्पादन में क्या हुआ, तिलहन फसलों के उत्पादन में कमी आई। और एक फसल थी क्या, चावल, मतलब धान की जो फसल थी, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिला, ये अपनी स्थिर अवस्था में ही थी। पूछता है कि कौन सी फसल में उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा, तो गेहूं। किस फसल में कोई प्रभावित नहीं हुआ या कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चावल। और किस फसल का उत्पादन घट गया, तिलहन और द्विबीजपत्री पौधे, जैसे कि बात करें गेहूं के बाद चना, मटर, मूंग, ठीक है, इन फसलों का उत्पादन कम होने लगा था। ठीक है, क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? और मैंने बताया हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ भाग, राजस्थान का भी कुछ भाग आता है। भूस्वामित्व के भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोत का आकार छोटा और अलाभप्रद हुआ जा रहा है। क्या हो रहा है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, जनसंख्या में जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रही है, तो हो क्या रहा है कि व्यक्तियों का या जनसंख्या का बसावट घना हो रहा है। जनसंख्या का बसावट जब घना होगा तो ऑब्वियसली बात है कि भूमि में फसल या कृषि करने के लिए जो जमीन है उसका क्या होगा, लगातार माप घटता जाएगा। क्या होगा दोस्तों, लगातार माप घटता जाएगा। और मैंने बताया था आपको कि जो भारत की जितनी मृदा है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की है। जैसे बात करें उत्तर की मृदा कुछ और है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर में पाई जाएगी, वहीं लाल, काली, पीली और सफेद मिट्टी भी यहाँ देखने को मिलेगी। किंतु दक्षिण भारत की मिट्टी का क्रम अलग है, वहाँ लेटराइट और अन्य प्रकार की मिट्टियां भी हमको देखने मिलेगी, गहरी काली मिट्टियां भी। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है, जितनी भी फसल है सभी फसलें एक ही प्रकार की मिट्टी में उत्पादित हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे केले की फसल हमारे यहाँ उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसको वर्षा भी ज्यादा लगती है। मुख्यतः यह लेटराइट फसल या जलोढ़ मृदा में होती है। क्या दोस्तों, लेटराइट मृदा या जलोढ़ मृदा में देखने को मिलती है। और जो मैं बताया वही दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। तीसरा है शस्य प्रारूप। ठीक है, क्या दोस्तों, शस्य प्रारूप। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है क्या? भारत, मैंने बताया था, एक बहुव्यापी संस्कृति और बहुव्यापी आयाम वाला देश है। क्या है? बहुत ही संस्कृति को अपने अंदर संजोए रखा है। किसने? भारत नामक एक उपमहाद्वीप ने। ठीक है, देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंब होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। ये भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। इस प्रकार कौन कौन सी? रबी की फसल होती है, हम रबी वाले को जानते हैं, खरीफ वाले को जानते हैं, और एक कौन सा दोस्तों? जायद को जानते हैं। भारत में पूरे 365 दिन 12 महीने क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि, अलग अलग फसलों की कृषि की जाती है। और पूरे साल भर की जितनी फसल है उसको हम 3 मानसून और 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहला क्या है? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। रबी की जो फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें होती है। क्या दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें होती हैं, और ये मुख्यतः फरवरी मार्च में लगाई जाती है। फरवरी मार्च में लगा दी जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती है। कौन सी? रबी की फसल। और वहीं हम देखें जो फसल है खरीफ की, और ये फसल के अंतर्गत आता कौन सा है? खरीफ में धान आता है। क्या दोस्तों? मुख्यतः धान आता है और मक्का इसी में आता है। क्या? धान और मक्का। और धान से आपको पता होगा धान लगाया जाता है कब? जून जुलाई में। क्या दोस्तों? जून जुलाई में लगा दिया जाता है, और यह काटा जाता है कब? अक्टूबर नवंबर में। कब दोस्तों? अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और जैसा मैंने रबी में बताया, रबी जो लगाई जाती है यह अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है।
अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है, किंतु इसे फरवरी मार्च में काटा जाता है। कब दोस्तों? फरवरी मार्च में काटा जाता है, फरवरी मार्च में काटा जाता है। और मैंने बताया जायद की जो फसलें हैं, जायद फसलें जो होती है व्यापारिक फसलें होती हैं मुख्यतः, और इसे मार्च अप्रैल में लगाकर, फरवरी मार्च अप्रैल में लगाकर क्या होता है, इसे जून जुलाई, कब? जून जुलाई में काट लिया जाता है। किस फसलें को? जायद की फसलों को। और वहीं पे रबी और खरीफ की बात करें तो खरीफ जो फसलें होती हैं ये मुख्यतः ठंड के समय की फसलें होती हैं और रबी की फसलें ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं। ठीक है। और खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों में अपने को उड़द, कपास, मूंग, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर जिसको बोलते हैं, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इसमें शामिल है। धान भी इसमें क्या होता है? शामिल है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश के, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और विशेष महाराष्ट्र वाले, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। कौन सी फसल? खरीफ की फसल की बात अगर हम करें तो। और जायद फसलों की बात का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जायद फसलें का मुख्य व्यवहार होता है कि उसका हम व्यापार करें, तत्कालिक समय में उससे हम लाभ कमा सकें। किस फसल का उद्देश्य होता है? जायद का। और इसे मुख्यतः व्यावसायिक फसल भी कहा जाता है। जैसे गर्मी के समय में ही बोई जाती है और गर्मी के समय ही यह क्या होती है? काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत आती कौन सी हैं? फसलें जिसमें फूल, फल और उससे संबंधित सारी फसलें आती हैं। जैसे कि हम बात करें तो अनेक फल होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजे, खीरे। और फिर बात करें तो हम सब्जियां जो अलग अलग प्रकार की उपयोग की जाती हैं, उन सब्जियों का उपयोग क्यों किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है लाभ कमाने के लिए। और किस समय की बात है ये? गर्मी के समय की ही बात होती है। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो रबी की फसल है, रबी की फसल जो होती है इसको हम लगाते कब है? अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और इसे काट लेते हैं कब? मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। इसमें गेहूं आता है, राई आता है, सरसों आता है, चना आता है। विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं ये क्या होती है? रबी की फसलें, मतलब ग्रीष्म काल की फसलें के अंतर्गत आती हैं। और इतना ही दोस्तों, कल हम पुनः आएंगे और इसी समय पे आएंगे और एक नई क्लास चालू करेंगे। इसी में आगे पढ़ेंगे और निरंतर जानेंगे कि अब कौन सी फसलें हैं जो पूरे भारत में अपना स्वरूप और व्यवहार प्रकट करती हैं। और निरंतर हम अध्ययनरत तो हैं ही, और साथ में इसके बाद जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना तुरंत ही प्रारंभ कर देंगे। कल पुनः मिलेंगे दोस्तों यथावत इसी समय में। जय हिंद।